वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा हुआ है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। अब आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देखिए कैपेसिटिव सर्किट नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हमें कैपेसिटर यूज़ करना है। और देखिए कैपेसिटर का पहले तो एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV, जहाँ पर Q आपका होता है चार्ज, C जो होता है ये होता है कैपेसिटेंस, और V जो है आपका ये है वोल्टेज। और कैपेसिटर शो करने के लिए यहाँ पर दो लाइंस होती हैं, दो प्लेटें होती हैं, और दोनों प्लेटों को हम लोग सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया इनपुट, ठीक है। ये आपका है, मान लीजिए ये पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी C इज इक्वल्स टू Q/V, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस की आप यूनिट देखो तो होती है फैरेड। अब इसके आगे देखिए हमें फेजर डायग्राम बनाना होता है, पता करना होता है कि वोल्टेज और करंट की क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से देखिए आपका जो आपने जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया वो है V0 sin ω t, जो कि AC वोल्टेज की वैल्यू है। अब यही वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा, इतना जनरेट हो रहा होगा। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर करंट कितना जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता है, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये देखिए ये तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए है कि कितना आपका जो है यहाँ पर कितना करंट जनरेट हो रहा है। इस फॉर्मूले से हम लोग पता करेंगे। जैसा कि आपको पता है dQ इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बराबर IT होता है। dQ बराबर हो जाएगा I और dt, या फिर आप कुछ इस तरह से इसको लिखो, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा dQ/dt। मतलब जो आपके चार्ज का रेट चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी की वैल्यू आपकी करंट कहलाती है। मतलब जैसे कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो उसी को आप बोलते हो कि वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो ये तो आपका एक जनरल सा फॉर्मूला आ गया। अब इसी में हमें वोल्टेज का टर्म लाना है ताकि हम जो है करंट की वैल्यू निकाल सकें। और दूसरा आपको यहाँ से पता था Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए C तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो C बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना dV/dt। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है आपके करंट के बराबर। तो बस हमें यही वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके, और हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा C, और यहाँ पर जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कुछ V0, और साइन ω/t का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा cos ω/t, ठीक। तो ये आ गई कुछ इसकी वैल्यू V0 C ओमेगा cos ω/t, ये आ गए इसकी करंट की वैल्यू। और यहाँ पर इसको चाहे हम अगर इस टर्म में लिख लें, I इज इक्वल्स टू I0 cos ω/t। तो I0 किसके बराबर है, V0 C ओमेगा के बराबर है। यहाँ से देख सकते हो आप, I0 को हमने V0 C ओमेगा की जगह से रिप्लेस कर दिया। और आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है IR, और V/I की वैल्यू जो होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा V0/I0। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, और क्योंकि ये कैपेसिटर है तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ तक क्लियर होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था इंडक्टर के बारे में, तो वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये फार्मूला पता चल गया, और आपका जो वोल्टेज का फार्मूला है वो ये है। अब इसके आगे देखिए हम इसका फेज एंगल बना लेते हैं। हमें पता चल गया V इज इक्वल्स टू कितना आता है आपका V0 sin ω/t रहता है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी जो आप इनपुट इसमें प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका करंट आया था, करंट की वैल्यू आई थी I0 cos ω/t। तो पहले तो दोनों को साइन के टर्म में कर लेते हैं। तो इसको हमने साइन के टर्म में बनाना है, तो ये हो जाएगा I0 साइन, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप लिख दो साइन 90 प्लस ω/t, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया करंट और वोल्टेज का रिलेशन। अब इससे हम बना लेंगे फेज एंगल, बता देंगे, और फेज डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पर आप देखो जैसा कि एंगल दिख ही रहा है कि फाई की वैल्यू है 9। अब देखिए यहाँ पर इसका हमें फेजर डायग्राम बनाना है। तो हमने एक किसी को रेफरेंस ले लिया, मान लीजिए V को ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, V को, I को। यहाँ पर हमने V को लिया हुआ है रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए V है आपका 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर कोई भी प्लस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये आपका 90 डिग्री एबव जाएगा, I की वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, और V आपका इधर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितना 90 डिग्री। I लीड्स V फ्रॉम फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपका जो है I लीड कर रहा है V को, और V जो है ये लैग कर रहा है I को फ्रॉम फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ तक समाप्त हो जाता है जो प्योर सर्किट्स है, इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ तक हो गया आपका। यहाँ पर हमने जो आपका कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं ये हो जाता है आपका 1/में ω/c। अब देखिए आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि आप देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखते थे, प्योर कैपेसिटिव ये हो गया आपका, और पहले प्योर इंडक्टर के बारे में हमने देखा। यहाँ पर क्या फेजर डायग्राम बनता था, यहाँ पर आपका V होता था तो इसी डायरेक्शन में आपका RB होता था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ये आपका I। प्योर इंडक्टर के सर्किट के केस में देखा आपने, ये आपका अगर मान लीजिए V है तो इधर आपका करंट होता था 90 डिग्री लैग कर रहा था आपके वोल्टेज से। और अगर आप कैपेसिटिव सर्किट में देखें तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना ही हुआ है, यहाँ पर V होता है, आपका I होता है। तो बस आपको यही जो है याद रखे रहना, या नहीं भी याद है तो आपके पास बेसिक मेथड है कि कैसे आया ये आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी की हेल्प से जो हमारे जो सीरीज़ के सर्किट्स बनते हैं, जैसे आपका RL हो गया, LC हो गया, CR हो गया, तो इन सभी सर्किट का कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं याद है फिर हमें जो है दोबारा उसका डेरिवेशन करके ये बताना पड़ेगा कि कितना कितना एंगल बन रहा है। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए पहला सीरीज़ में ले लेते हैं RL सर्किट के बारे में। जैसा कि देखिए अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, बट हम इसको मानते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे जो RL सर्किट है एग्जैक्ट में जो आपका रियलिटी में होता है वो तो आपका RL सर्किट ही होता है। और ये तो आपका हो गया एक इंडक्टर हो गया, और ये आपका हो गया कुछ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर AC जो है आपकी इनपुट में दी जा रही है। अब हमें बताना है यहाँ पर फेज़ और फेज़र डायग्राम, ये आपका है R। अब देखिए जैसा कि हमने देखा था कि फेज़ और फेज़र जो आपका फेज़र डायग्राम बनता था वो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए V है, V = V0 sin ωt। तो यहाँ पर क्या बनता था, जो करंट आता था और जो आपका वोल्टेज था वो एक ही फेज़ में थे, यहाँ पर कोई भी फेज़ एंगल नहीं था। और L के केस में क्या था, इंडक्टर के केस में ये आपका V होता है और ये आपका हो जाता है I 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो I है इसको हम दोनों का I जो है डिफरेंट है, मतलब दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए ये आ रहा था कुछ आपका ये आता है sin ωt के फॉर्म में, ये cos ωt के फॉर्म में आया था। तो यहाँ पर हम इसको IL से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको IR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज को इसको VL से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको VR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा जब सीरीज़ में कई सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं तो इसका मान लीजिए कुछ जो आपका वोल्टेज होगा और इसका जो वोल्टेज होगा, इन दोनों का जो सम होगा इसके सम के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका VL है और यहाँ पर जो आपका VR है, VL + VR = आपके इसके बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पर जो करंट होगा, करंट बिल्कुल सेम जाएगा, इसमें जितना करंट जाएगा इसमें भी इतना करंट जाएगा, मतलब IL = IR के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सीरीज़ में क्या क्या बराबर होता है। सीरीज़ में जो आपका वोल्टेज होता है ये जो होता है बराबर भागों में बढ़ जाता है, मतलब जितना मतलब जो आपका वोल्टेज होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, और करंट जो होता है सेम जाता है सभी कंपोनेंट्स में अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। और अगर आप यहीं पर आप देखो, अगर कुछ इस तरह से जुड़ा होता आपका इंडक्टर और इस तरह से आपका रेजिस्टेंस होता, ये एक पैरेलल सर्किट में जुड़े होते, तो यहाँ पर जो सभी का वोल्टेज होता, इस पर भी वही वोल्टेज होता, इस पर भी वही वोल्टेज होता, बट जो करंट होता वो बढ़ जाता 2 भागों में। तो बस यहाँ पर आपको यही बातों का ध्यान रखना। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका फेज़र डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखिए करंट सेम है तो दोनों के लिए हम जो है करंट को रेफरेंस मान लेते हैं। हम इसको मान लिए I इसकी वैल्यू, यहाँ पर हमने एक I की वैल्यू एक बार फिक्स कर दी, यहाँ पर हमने इसको रेफरेंस ले लिया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज है वो इसी के डायरेक्शन में होगा, मतलब VR इसी के डायरेक्शन में होगा। और जो आपका यहाँ पर था आपके इंडक्टर में जो जो आपका V होता है VL, ये करंट से लीड कर रहा होता 90 डिग्री पर, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा VL। ठीक है, तो VL इधर हो गया, VR इधर हो गया। अब हमें निकालना क्या होता है, हमें रिजल्टेंट की हमेशा बात करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका ऐसे वेक्टर डायग्राम जिस तरह से बनता है, VL और VR = जो आपका रिजल्टेंट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्टेंट, ये आ जाएगा आपका इन दोनों का सम। हमें वेक्टर सम देखना है। तो देखिए जब दो आपके इस 90 डिग्री पर होते हैं तो इनका सम कैसे निकालेंगे, और बेसिक फार्मूला भी देख लेते हैं। अगर कुछ इस तरह से आपका दिया गया है तो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है V का, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए V1 + V2 दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर दिया गया है और आपको V का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट लिखते हैं V1 का स्क्वायर + V2 का स्क्वायर
प्लस में 2v1 v2 कॉस थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ये आपके v1 था कोई और ये आपका v2 था, v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से निकलता है। ये तो हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, और जो इसका वेक्टर डायरेक्शन जाता है वो यहाँ से ही आप देख सकते हो, कुछ इधर से जाएगा tan थीटा निकालने के लिए। मतलब अब जो रिजल्टेंट जाएगा यहाँ से, रिजल्टेंट मान लीजिए v1 से हमें निकालना है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, tan फाई इज इक्वल्स टू लिखते हैं मॉड में v2 और मॉड में v1, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी जो आपके सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिससे आप रेफरेंस ले रहे हैं उसको आप नीचे लिखोगे और जिससे आप निकाल रहे हो उसको आप ऊपर लिखोगे। तो देखिए जब आपको एंगल निकालना होता है तो जिस वेक्टर से आप एंगल निकाल रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, बाकी सभी वैल्यूज़ को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल निकल जाएगा कितने, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू किधर से जाएगी। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, पहले तो वी एल की वैल्यू और वी आर की वैल्यू। तो देखिए आपको पता है वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, करंट सभी में सेम फ्लो हो रहा है। तो अगर वी एल की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा आपके इंडक्टर वाले का, तो देखिए इंडक्टर के लिए हमने फाइंड आउट किया था जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, मतलब एक्स एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स एल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें वी आर की वैल्यू बात करनी होगी तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा आई आर होगा। बस आपको यहीं तक ये करना है। अब यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी आई का स्क्वायर, सभी में कॉमन हो जाएगा, इधर भी आपका कॉमन हो जाएगा, आई बाहर निकाल लो आप, आ जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया गया है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो ये आ गई आपके इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू, या फिर आप इसको कुछ इस टर्म में भी लिख सकते हो, वी एल का स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर। तो ये तो हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आगे जो है और प्रोसीड करके निकाल दिया। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा था जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, अब यहाँ पर भी तो कोई ना कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो सेम एज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई, और यहाँ पर हमें इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा इम्पीडेंस निकल जाएगा, Z इक्वल टू आ जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो जाता है इम्पीडेंस। और यहाँ से आप देखो जो आपको एक्स एल की भी वैल्यू फाइंड आउट है, एक्स एल की वैल्यू क्या होती थी, एक्स एल की वैल्यू थी ओमेगा एल, तो यहाँ से आप इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको अगर बताना हो कि जो आपका रिजल्टेंट है वो, ये आपका मान लीजिए रिजल्टेंट है जो कि v है, ठीक, तो जो आपका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपके इस वाले जो आपने रेफरेंस माना है इससे कितने एंगल पर है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर अगर वी एल डिवाइडेड बाई वी आर करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं tan इसकी वैल्यू फाई, और ये आ जाएगा आपका वी एल बाई वी आर, और वी एल की वैल्यू आपको पता है कितना है, वी एल की वैल्यू है आई एक्स एल और वी आर की वैल्यू है आई आर, तो एक्स एल डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। और एक्स एल की वैल्यू भी पता है आपको, ओमेगा एल स्क्वायर होती है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर ये आ जाएगी इसके एंगल की वैल्यू कि ये कितना इंक्लाइंड है इस आपके रेफरेंस से, तो ये आ गया फाई, इधर इसको अगर लेके जाएँ तो हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका आ गया वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई कितना आता है, और करंट की वैल्यू हमें यहाँ पर है, यहाँ पर हमने रेफरेंस माना हुआ था। अब देखिए हमें बताना क्या है, यहाँ पर फेज़ एंगल कितना बन रहा है, तो फेज़ एंगल बेसिकली आपका यही हो गया जो आपका करंट, और जैसे ये आपका इक्विवेलेंट करंट है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट आपका वोल्टेज है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा यही आपका हो जाएगा फेज़ एंगल। तो आपका करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है कितना, फाई, और जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सर्किट्स बचे, एलसी सर्किट, सीआर सर्किट, उनके बारे में पढ़ेंगे।